बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आप सबको जुम्मतुल मुबारक की बहुत ज्यादा मुबारक। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन शुरू हो चुका है, एक्सप्रेसो ट्यून हो चुका है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं हमेशा की तरह अरमला हसन। और जुमे की बात की जुम्मतुल मुबारक है, लेकिन इसके साथ साथ वीकेंड मुबारक भी आने वाला है। वीकेंड मुबारक अच्छा है ना, वीकेंड मुबारक भी आने वाला है। और वीकेंड के लिए आपको पता है फिर प्लान्स तो होते हैं। जी प्लान्स होते हैं, और पहला प्लान ये होता है कि प्रोग्राम के शुरू से वीकेंड की बात शुरू कर देनी होती है, ताकि वो वीकेंड का जो सहर है वो तारीफ से शुरू हो जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम बहुत अच्छी थोड़ी सी एक अफसोसनाक खबर आप तक पहले पहुंचा दें प्रोग्राम के शुरू में, इंडोनेशिया हमारा जो ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे हमें मालूम पड़ा है कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और कुछ उसमें नुकसान भी हुआ है। जानी नुकसान की अभी तक इतलात नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा इलाका और इंसान मुतासिर हुए हैं। तो हमारी हमदर्दियाँ हमारे मुसलमान और सभी इंडोनेशिया के रहने वाले भाइयों के साथ हैं। इसी नोट के ऊपर हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना, चूँकि उन्होंने वीकेंड की बात की, तो वीकेंड के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपकी प्लानिंग होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारी तरह या तो प्लान करते नहीं, और अगर प्लान कर लें तो उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। और आज के शो में अरबला आपको बताएंगे कि आपने वीकेंड के प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले। ये मेरी आपकी आज की टिप है कि अगर आपने वीकेंड प्लान किया, बिल्कुल प्लान ना करें। अनप्लान चीजें सबसे बेस्ट होती है, सो आपने बिल्कुल प्लान नहीं करना। अच्छा से वीकेंड गुजारे और हम आपको अच्छा सा शो बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शादियों का सीजन शुरू हो गया। कोई ब्रेकिंग नहीं है, शादियां रुकती नहीं है, पाकिस्तान में होती रहती है। ठीक है जी, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। शो में बहुत कुछ है, सेगमेंट्स की वैरायटी है, खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बताएंगे आपको आज की हेडलाइंस। हुआ फंडिंग की जिम्मेदारी एजेंट्स पर डाल दी। ब्रॉडशीट से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। कावे मूसवी के हुकूमत और नून लीग दोनों पर संगीन इल्जामात। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के नाजरीन के लिए नया शो, मारूफ अदाकार और प्रोग्राम के मेजबान एहसन खान होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी अमरीकी गुलकार टिमोथे टोटशे से। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगे शुतुरमुर्ग की तंदूरी सज्जी। हर 5 में से एक बच्चा हसास होता है। हसास बच्चे की क्या निशानियां हैं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। उर्दू के मुमताज शायर मोहसिन नकवी की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जी, हेडलाइंस आपने देखी, आपको पता चल गया होगा कि शो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले बताएंगे मौसम की सूरत हाल। और लाहौर में बात करेंगे तो आज बहुत सर्दी, आज सुबह फॉग भी बहुत ज्यादा। जी, मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15, जबकि कम से कम 5 रहने वाला है, और साथ साथ बादल भी होंगे। इसके साथ साथ कलाम के वेदर की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9, जबकि कम से कम -2। वैसे लाहौर के इन बादलों की समझ नहीं आती, बरसते क्यों नहीं है, होते हैं लेकिन बरसते नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अगला टेम्परेचर हमारे पास है जनाब एबटाबाद का, जहां पे ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। और एबटाबाद से स्ट्रेट हम अगर जाते हैं भावलपुर, जनूबी पंजाब के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 21, जबकि कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम रहने वाला है। सो ये थी ओवरऑल मौसम की सिचुएशन के किस तरह से दर्जा हरारत रहने वाला है अपने अपने शहरों में। आप उस मुताबिक से तैयारी करें। लेकिन बड़ी खबर में आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, तो देखते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर आज वाकई बड़ी खबर है, चूंकि अब जो भारतीय मजालिम है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसके बारे में बरतानवी पार्लियामेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है, बात कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की हम बात करें तो इसके खिलाफ दुनिया के अवानों में इस वक्त आवाज उठ रही है। और जैसा कि मैंने कहा, बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट भारत की रियासती दहशतगर्दी पर बोल पड़े हैं और मजलूम कश्मीरियों की आवाज बन गए हैं। बरतानिया के दारुल अवाम में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय मजालिम पर बहस के दौरान एक वजीर और 10 अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर के बासियों की बेबसी की तर्जुमानी की और भारत की जालिमाना पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, बरतानी हुकूमत पर जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले जो मजालिम है उन पर वाजे मौक़िफ़ इख्तियार की जाए। सारोविन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने 5 लाख से जायद कश्मीरियों को कैद में रखा हुआ है। कश्मीरी मुसलमानों को अस्पतालों में जाने से रोका जाता है। भारतीय फौज खवातीन को उनकी दहलीज पर हरासा करती है और उन्हें रेप का निशाना बना रही है। इसके साथ साथ बात करें जेम्स बेरी की, तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में रेप
और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात भी उसके हवाले से भी आवाज़ उठाई और कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना होगा। बिल्कुल, इंतहाई अहम खबर है और समहाउ सिफारती सतह पर कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी जीत है और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल की राह मुतय्यन कर रही है। इस तरह की जो खबर है इस वक्त हमें इस हवाले से सबसे अहम शख्सियत जिस पे बातें हैं, पाकिस्तान में भी सबसे अहम ओहदे पे फाइज हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से हम इस बारे में पूछते हैं कि वो इसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की निगाह से कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में कश्मीर के मुस्तकबिल पर इसका क्या असर होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया, आप एक्सप्रेसो का हिस्सा एक बार फिर बने। एक तो अच्छी खबर है, दुनिया जहां पे हम पहले कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन और दीगर पार्लियामेंट्स कश्मीर की बात कर रही थी, अब बरतानवी पार्लियामेंट जिसे मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है खुल के बोल रही है और आगे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा मस्बत डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान कैसे देख रहा है सारी सूरत हाल को? देखिए, पाकिस्तान को बहुत इत्मीनान हुआ कि जो हम पिछले तकरीबन 2 साल से कहते चले आए, आज वो आवाज बरतानिया की पार्लियामेंट में गूंजी है और जो हमारा नुक्ता नजर था, जो हमारा मौक़िफ़ था, आप देखें बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक बहस हुई और जो नुक्ते उठाए गए उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। भारत हमेशा ये वावेला करता आया कि ये तो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, इसको जेर बहस क्यों लाया जा रहा है। तो पार्लियामेंटेरियंस ने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ अख्तियार किया, ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिसपे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। ये अंदरूनी मामला हरगिज नहीं है। भारत कहता आया कि हालात वहां मामूल की तरफ लौट आए हैं और मेंबरान पार्लियामेंट ने वो निशानदेही कर दी कि हालात मामूल की तरफ नहीं लौटे। वहां आज भी लाखों की तादाद में फौज तैनात है, आज वहां भी हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको पाबंद सलासिल किया हुआ है, कैद में रखा गया हुआ है, साल हा साल से वो कैद में हैं और उनको कोई उनकी ट्रायल, फेयर ट्रायल तो कुजा, उनकी ट्रायल का आगाज ही नहीं हुआ और उनको ये मालूम नहीं उनका जुर्म क्या है। नौजवानों को उठाया जाता है, खवातीन के साथ जो बदसलूकी हो रही है, ये सब चीजें बुनियादी हकूक तलब किए गए हैं। किसी को इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया को तक रसाई नहीं है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है। ये सब चीजें जो पाकिस्तान कहता आया है, आज ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं। यकीनन ये एक पेशरफ्त है, यकीनन ये हमारी सफारती नुक्ता नजर की कामयाबी है और इससे कश्मीरियों को हौसला मिलेगा और हिंदुस्तानियों का जो चेहरा है वो बेनकाब होगा। बेशक हिंदुस्तानियों का चेहरा बेनकाब होगा। इसके साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तो आपने बात की, अब चूंकि अमेरिका में भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने जा रही है, जो बाइडेन हल्फ उठाएंगे और उसके साथ साथ फिर जो भी मामलात होंगे, क्या लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर आप इस इशू को मजीद हाईलाइट कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम उनके अपने रिकॉर्ड को देखें। जो अहम शख्सियात हैं जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है, वो कश्मीर पर और कश्मीर में जो बुनियादी हकूक जिस तरह तलब किए गए हैं उस पर एक राय रखते हैं। तो मैं तवक्को करता हूँ कि जब उन्हें मौका मिलता है तो उस पर वो उसका नोटिस लेंगे और जो मिलिट्री सीज है, जो एक किस्म का डबल लॉकडाउन जिसका वो शिकार हैं कश्मीरी, उससे उनकी जान छुड़वाने के लिए, आज़ादी दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश भी होगी और मैं तवक्को करता हूँ कि यूएस कांग्रेस जो है इस मसले को ज़ेरे बहस लाए और देखे कि हक़ाइक़ क्या है। चाहे वो ये भी कर सकते हैं कि ना वो हमारी बात तस्लीम करें, ना वो हिंदुस्तान की बात तस्लीम करें, अपनी कांग्रेस की एक कमेटी तश्कील दे दें, अपने नुमाइंदगान को वहां कहें कि आप खुद जाओ और असेस करो, वेरीफाई करो हकीकत क्या है। बरतानिया के वफद को इजाजत दे देनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन के इंडिपेंडेंट ग्रुप को इजाजत दे देनी चाहिए। देखिए, ये डेमोक्रेसीज है,
अगर यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन जाता है, बरतानिया का डेलीगेशन जाता है, यूएस कांग्रेस का जाता है और वो जाके लोगों को मिले, ग्राउंड की सिचुएशन को वेरीफाई करे, लोगों को इंटरव्यू करे और फिर अपनी असेसमेंट, किसी की कहने पर पाकिस्तान क्या कह रहा है, हिंदुस्तान क्या कह रहा है, उसको एक तरफ रखिए, खुद अपनी असेसमेंट, अपनी जो पार्लियामेंट्स है उसको दे, तो उससे दुनिया के सामने हकायक आएंगे। ठीक है, एक तो ये कि इस सारी सूरत हाल से हम जो एक मुसलसल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करते रहे हैं, आपकी जानिब से ऑफिशियली भी कहा गया, आपके पास इतलात भी डेफिनेटली थी कि भारत इस किस्म की कोई तैयारी कर रहा है। एक तो क्या उस हरकत से अब आपको लगता है कि भारत के ऊपर मजीद प्रेशर बिल्ट होगा ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और आज के अखबारात में, आज के हमारे एक्सप्रेस अखबार में एक एक्सक्लूसिव खबर छपी जिसके मुताबिक जो अजीत डोवल है उन्होंने एक गैर एलानिया दौरा किया अफगानिस्तान का, और हमें मालूम है कि भारत कनेक्टेड रहा है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए। इस विजिट को आप शाह साहब कैसे देखते हैं और पाकिस्तान इस पे क्या कर रहा है? क्या दुनिया की तवज्जो इस जानिब भी दिलाएगा पाकिस्तान कि भारत किस तरीके से अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है अगेंस्ट पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान तो बारहा कह चुका है कि हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी कोशिश क्या है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश मुसलसल ये चली आ रही है कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो, और उसके लिए जो एक मुज़ाकराती अमल है उसमें हमने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है और पाकिस्तान ने निशानदेही की है कि हमें वाज़े हमारे पास सबूत हैं कि भारत एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है। वो नहीं चाहता कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो। वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो चाहता है कि वो जो एक कशमकश है वो जारी रही। हमने अफगान हुकाम को भी बताया है और हमने दीगर जो ममालिक हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, हर उस दो तरफा मुलाकात में जब भी मुझे मौका मिला मैंने इसकी निशानदेही की है कि भारत का जो स्पॉइलर रोल है उससे दुनिया बेखबर न रहे। ठीक है। अच्छा, एक तो थोड़ा सा चूंकि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए हम मुल्की सियासत पे बात भी कर लेते हैं, चूंकि आप सीनियर सियासतदान भी और सीनियर तरीन ओहदे पे भी हैं इस वक्त, हुकूमत में भी और अपनी पार्टी में भी। ये जो एक तो पीडीएम की पॉलिटिक्स है इस वक्त, इसके मुताबिक आज आपकी पार्टी के खिलाफ एक एहतजाज भी कर रही है पीडीएम, और खासतौर पर नून लीग बड़ी एक्टिव इस हवाले से नजर आती है। कल से सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा बात इस पर की जा रही है। गवर्नमेंट अब किसी किस्म के प्रेशर में है, खासतौर पर आपकी जो पार्टी है वो जो मौजूदा सूरत हाल बिल्ट हुई है इसके नतीजे में? जी हरगिज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी प्रेशर में नहीं है। उसकी वजूहात है। नंबर 1, पीडीएम के अंदर जो इंतशार है उससे हम पूरी तरह वाकिफ हैं। इस्तीफों पे जो उनकी जो राय है उससे हम वाकिफ हैं। मुस्लिम लीग जो इस किस्म की जो तहरीक चलाना चाहती है, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दो आरा मौजूद है और एक मुसलसल खींचातानी और कशमकश चल रही है, उससे भी हम वाकिफ हैं। JUI जो तकसीम हो चुकी है और बहुत से सीनियर उनके कायदीन उनकी क़यादत से अलग हो चुके हैं, हम उनसे वाकिफ हैं। जो लॉन्ग मार्च की तारीख का अभी तयन नहीं हो सका, उसकी वजूहात से भी हम पूरी तरह वाकिफ हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो वो एहतजाज करना चाह रही हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, हमने कहा है, हमने कहा जरूर कीजिए, पुरअमन एहतजाज पे हम रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप एहतजाज जरूर कर लीजिए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट धरने के बारे में एक वाज़ेह मौक़िफ़ ले चुकी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और लोगों की पब्लिक कन्वीनियंस को सामने रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और हजरात हैं, वो अपनी राय दे चुके हैं, तो रखिएगा। जी ठीक है। शाह साहब, मुख्तसरन ये भी बता दें, आपने कहा कि आपको इसकी परेशानी नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन जलसे और इज्तिमा खासतौर पे मौलाना फजल रहमान बहुत बड़े बड़े करें, आप भी सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनकी पॉलिटिक्स को भी जानते हैं और उनके कारकुनों को भी समझते हैं, तो इसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए, गुजारिश ये है, जलसे तो वो सियासी जमातें करते हैं अपने वजूद के लिए, अपने तशख़्ख़ुस के लिए, अपने लोगों की जिसे कहते हैं ना, उनकी ढारस बांधने के लिए वो करते हैं। इस वक्त जो मायूसी है उस कैंप में, अगर वो जलसे न करें और उस तरफ लोगों की तवज्जो मबज़ूल न कराएं,
तो मायूसी बढ़ जाएगी, Right, नशा बढ़ जाएगा। तो उसको लोगों को अपने कारकुनों को इंगेज करने के लिए ऐसा किया जाता है गाय बगाहे। ठीक है, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्की सियासत के अलावा इंटरनेशनल भी उन्होंने बात की कि जिस तरह से भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है पूरी दुनिया के सामने, और उसके साथ साथ कि पीडीएम की कोई जो भी तहरीक चल रही है उससे हुकूमत किसी प्रेशर में नहीं है। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। काफी अरसे से हम कोविड की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो जुड़ा हुआ टॉपिक है वो एजुकेशन है और बच्चों के स्कूल्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं। हुकूमत ने 18 जनवरी से, ऐसा कि मैंने आपको बताया भी था, तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान कर रखा है, और इसी सिलसिले में आज बैनुसूबाई वज़राए तालीम और वज़राए सेहत का इजलास भी हो रहा है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि स्कूल कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपने ट्विटर मैसेज में कहा कि तालीमी इदारे खोलना ख्वाहिश है, मगर हतमी फैसला सेहत की बुनियाद पर होगा। तलबा की सेहत अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन काशिफ मिर्जा साहब ने। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी आज इजलास होने जा रहा है इस मौजूदा सूरत हाल में जो कोविड की है। स्कूल्स खुलने के हवाले से फैसला किया जाएगा। अगर 18 जनवरी से स्कूल्स नहीं खोलते तो प्राइवेट स्कूल्स इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? आपका क्या इस हवाले से प्लान है या स्ट्रैटेजी है? देखें जी, स्ट्रैटेजी तो गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी बताने की उनकी क्या है। ये सिर्फ जो अब तक हर मरतबा एक नई तारीख देना, अगर यही स्ट्रैटेजी है तो इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं है। बाकी इस हवाले से जो फेडरेशन के फैसले इंटैक्ट हैं और हम उसके ऊपर कायम हैं। तालीमी अदारों का ऑलरेडी भरच हो चुका हुआ है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है फाइनल सेशन हमारे चल रहे हैं। तो इस हवाले से हम तो ये समझते हैं कि लास्ट भी आपके प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से इस हवाले से बात हुई थी, और अगर ये एक और नई तारीख देंगे तो इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं है। और अच्छा, अलमिया काशिफ साहब इससे बड़ा भी नहीं होगा कि बच्चे स्कूल जाएं और कोरोना फैले और सेहत का नुकसान हो। ये भी तो हमें सोचने की जरूरत है कि गवर्नमेंट इस हवाले से बार बार शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हम तालीमी इदारे खोलें, लेकिन सेहत की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सेहत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं? देखिए, अब अव्वलीन तरजीह तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, तालीम और सेहत दोनों ही है। दूसरी बात यह है कि जो शफकत महमूद साहब की ख्वाहिशात पे ये पूरा पाकिस्तान नहीं चल सकता ना। जो ख्वाहिशात ये करते हैं उसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको फैक्ट से, डाटा से, और पूरा डाटा जो साबित कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में बच्चों के ऊपर कोविड का कोई सीवियर असर नहीं हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, WHO कह रहा है, हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी हेल्थ एक्सपर्ट। लेकिन काशिफ साहब, स्कूल में केसेस तो रिपोर्ट हुए हैं, बच्चे इतने छोटे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कई स्कूल सील हुए हैं जहां पे कोरोना फैला है। पूरे पाकिस्तान में जिस वक्त तालीमी इदारे हमने 15 अगस्त से खोले तो उसके बाद 2 लाख से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग हुई है, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस के कुल मिला के केस 400 आइडेंटिफाई हुए, जिनमें से बच्चे नहीं थे, वो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट या टीचर। ठीक है, ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइए, ठीक है, आपका मौक़िफ़ ऑब्वियसली हम तक पहुंच रहा है। आप चाहते हैं कि स्कूल खुले, स्कूल खुलने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टेक्निकली गवर्नमेंट फैसला करेगी। एक तो 2 हिस्से हैं, एक तो बता दीजिएगा आप क्या सोच रहे हैं। आप उस दिन जा रहे थे मीटिंग के लिए जब हमारी आपसे बात हुई थी, इंटरनली क्या आप लोगों ने फैसला किया? नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है और अब उनके जो इम्तहानात हैं वो प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं। बच्चे इतने परेशान और कंफ्यूज हैं। बच्चे कहते हैं कि अगर पढ़ाया ऑनलाइन है तो फिर पेपर्स भी ऑनलाइन ही लें ताकि हम उसके मुताबिक दे सकें इम्तहानात। और वैसे भी ऑनलाइन बच्चों ने कितना पढ़ा है और कैसा पढ़ा है आप समेत हम सब जानते हैं। तो इसके लिए भी सर कोई लायामल है या सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के खुलने और अपने मालियाती मामलात से कंसर्न है? इसका जरा कोई हल बता दें। देखिए जी, इस हवाले से बड़ा ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। और अगर हम ऑनलाइन फैसिलिटी की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 14% ऑनलाइन हाउस होल्ड फैसिलिटी है। फिर आपके हाउस होल्ड फैसिलिटी के साथ आपके जो गैजेट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमारे बच्चों के पास नहीं है। फिर तीसरी बात है कि उसके लिए जरूरी है कि आपका स्कूल। ठीक है साहब, हमने ब्रेक पे जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और अपना मौक़िफ़ बताने के लिए। काशिफ मिर्जा साहब को सुन रहे थे आप, और वो बता रहे थे कि स्कूल्स ओपन होने चाहिए। इसी नोट पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे शो में एक बहुत ही खास मेहमान जो पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि हमारी एक्सप्रेस फैमिली का हिस्सा है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे बहुत ही जबरदस्त शो करें। जब उनका शो लॉन्च हुआ था तब हमने उनको अपने शो पे बुलाया था, और आज उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के कुछ टीजर्स हमने देखे। हमने कहा आज फिर उनसे हम इंटरैक्ट करें, और वी वुड लाइक टू से थैंक्स टू हिम कि वो दोबारा से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन एहसन खान। आज फिर हमारे शो में मौजूद है एहसन। वेलकम बैक वंस अगेन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह आप लोग इतना सुबह सुबह चहकते हैं कि आप लोगों को देख के हमारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता ऐसे हमें है। बहुत और इनको अच्छा मैंने feedback सिर्फ मैं बताऊं टीजर नहीं दिखाया, इनको मैं पूरा एपिसोड दिखा चुका हूं। हमने तो नहीं ये देखा। राज हम पे खुल चुका है, इसलिए आपने कहा जो हम देख चुके हैं जब वो आप देखेंगे तो बहुत हैरान बहुत होने मजा वाले आने हैं। एक तो पहली बात जो मेरा पहला सवाल जहन में आया जब ओवरऑल टीजर्स मैंने देखे सारे, जिसके अंदर सेलिब्रिटी गेस्ट थे, आपने कोई सेलिब्रिटी मतलब छोड़ा ही नहीं। सब बड़े बड़े नाम, फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, एजाज असलम, सबको ले आए आप। मैं तो इसका क्रेडिट दूंगा एक्सप्रेस को, क्योंकि एक्सप्रेस इनको लेके आया है और वो सब लोग शो में आ गए। एंड आई एम ग्लैड दैट देयर, बिकॉज हमारा स्टांस यही था कि हम लोग जितने भी हमारे बहुत जो ए लिस्टर्स हैं या मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट इन डिमांड जो लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हो या उनके प्लेस पसंद किए जा रहे हैं या फिल्म्स लोग देख रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि उन्हीं को पहले बुला के उनके साथ गेम्स की जाए। अच्छा, सोशल मीडिया का जो कि आपने जिक्र कर दिया, इससे पहले कि मैं इस एपिसोड जो कि ऑन एयर होने वाली है उसकी मैं बात करूं सैटरडे को, सोशल मीडिया के ऊपर अब प्रेजेंस कुछ लोगों की ऐसे आई है, जैसे मैंने आपका जो पिछले चैनल पे आप शो करे थे मैंने देखा कि कुछ नए टिकटॉकर्स, नए लोग ऐसे सेलिब्रिटीज बन रहे हैं, गलियों से उठ के लोग जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। नाउ पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग देम, मिलियन फॉलोअर्स उनके हो चुके हैं। आप भी बहुत नजर आते हैं उनके साथ टिकटॉक के ऊपर। तो इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? इज इट अ गुड चेंज या आपको लगता है कि नहीं ये गलत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। ऐसा टैलेंट सामने आ गया जो बेचारे उनको शायद कभी मौका ही नहीं मिल रहा था टेलीविजन पे ऑडिशन देने का या किसी शो में जाने का, सो दे हैड देयर ओन प्लेटफॉर्म फॉर दैट। आई थिंक इट्स वंडरफुल। बस ये है कि मुझे जो पर्सनली अगर एतराज़ होगा तो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मायूब हो या लोगों के लिए या बच्चों के लिए जो हमारी जनरेशंस के लिए अच्छी ना हो, उससे मुझे एतराज होता है। बड़े हंसी खुशी उनके साथ वीडियोस बनवा लेते हैं। अदरवाइज इन ऑल गुड फन, अगर कोई मजे की वीडियोस हैं या तो क्यूट उसमें, लिटिल स्वीट चीजें हैं, तो दैट्स ओके, You can promote them. अच्छा जी, अब दोबारा से हम टाइम आउट पे आते हैं। हुमायूं सईद, आपने फहद मुस्तफा, इन लोगों के साथ शो किया, डांस करा लिया, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग हमें चीजें देखने को मिल रही थी। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ इतना कंफर्ट जोन डेवलप करना इट्स अ टफ जॉब, आई गेस। आई थिंक वो कंफर्ट जोन डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ वो दोस्त हैं। नहीं, वो दोस्ती ऐसी है, दे वर वेरी काइंड। आई मस्ट से ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा और जितना मैंने चाहा उससे ज़्यादा, एक तो सिर्फ हुमायूं और फहद ही नहीं बल्कि जितने लोग भी आए, फैसल और एजाज आए, मोमल और शहजाद हैं, मीरा एंड जावेद शेख हैं, इकरा और यासिर हैं, और कितने लोग हैं जिनका अभी आप मीरा और जावेद शेख को बहुत अरसे बाद इकट्ठा करते हैं, बहुत दिनों बाद, और आपको बड़ा मजा आएगा सबको एक साथ देखने में, बिकॉज एवरीवन हैज देयर own way of doing things। और ये वाली जो एपिसोड है इन पर्टिकुलर, पहली जो कि बड़ी स्पाइसी लग रही है, हाँ, इसमें जरूर एक डांस जरूर देखिए, वो इनको बहुत अच्छा लगा है। हुमायूं ने एक हमारे पाकिस्तानी गाने पे एक बड़ा अच्छा डांस किया है, वो देखिएगा। अच्छा, और फहद ने तो और भी अच्छा किया यार। अच्छा, इस शो की खास बात ये भी है कि एक टाइम पे दो आर्टिस्ट आपके, दो सेलिब्रिटी गेस्ट आपके साथ होते हैं, तो इन दो सेलिब्रिटी गेस्ट को चूज करना, यू नो, उनको इकट्ठा बिठाना, आपको पता है हमारे स्टार्स के थोड़ा मसले भी होते हैं इकट्ठे बैठने में भी कुछ लोगों के, तो इसमें आपकी इनपुट कितनी ज्यादा होती है? बिकॉज यू नो ऑल ऑफ द पीपल। Yeah, I think we pre-decided कि हम इनको एक साथ बुलाएंगे, जो कि जैसे हुमायूं और फहद का इंटरव्यू एज सच पहले कभी हुआ ही नहीं एक साथ। तो they are the two biggest stars. Yeah, of course, they're great actors of Pakistan and superstars. So इन लोगों को अलग-अलग तो मैंने किया वो इंटरव्यू पहले, लेकिन एक साथ कभी नहीं किया। तो I thought क्यों नहीं इनको अलग-अलग बुलाने की बजाय इनको एक साथ बुलाते हैं। जब आपने फहद से बात की, हुमायूं भाई से बात की, तो what was the response? They were fine, they were wonderful यार। वो तो फौरन उन्होंने बोला कि यार बिल्कुल हम आ रहे हैं। आपको तो बहुत हम्बल लोग, हुमायूं और फहद, very very humble। अच्छा, बेसिकली ऐसे ना एक हमारी आम पब्लिक में परसेप्शन होता है कि जो सेलिब्रिटी होता है एरोगेंट, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, इस तरह के मसाइल होते हैं। फिर जब इस तरह के शोज में इस तरह के जैसे दिखाए जाते हैं, मेरे ख्याल से उससे ये परसेप्शन किसी हद तक ठीक भी हो जाता है। नहीं, आई थिंक थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस भी रखना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं आपको मालूम नहीं कौन है, कौन आपके पास आ रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक
एक्टर्स को शायद ये एक होता है कि यार हर एक को वो उस तरह से फ्रैंक नहीं करवा सकते, तो लोगों को लगता ही है जनरली व्हाट आई नो ऑफ देम, आई फील दैट दे आर अमेजिंग पीपल एंड दे आर वंडरफुल हम्बल पीपल। अच्छा, म्यूजिक का कितना हिस्सा आपके शो में? कोई म्यूजिक का सीन भी है या हाँ, हाँ, बिल्कुल हमारे म्यूजिशियंस साथ बैठे हैं, म्यूजिशियन साथ बैठे हुए, लेकिन बस उतना ही है जितना वो साथ बैठ के बजा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं यार आप भी कभी गाने का शौक रखते थे? ये रिवील करने वाले आपको मालूम है मैंने भी एक गाना किया भी है, हमारी कश्मीर बीट्स आ रही हैं, मेरा गाना तो आई थिंक ये और 2-4 दिन में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बट वो एक एक्सपेरिमेंटल गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड कराना लाइव गाने में बड़ा फर्क होता है। बट हम ये है कि कोई सेलिब्रिटीज को शौक है गाने का तो उसके साथ हम गाते हैं। अच्छा, थोड़ा गुनगुना ऑफ कोर्स बिकॉज़ वी कॉल इन सिंगर्स आल्सो। अभी सिंगर्स भी आ रहे हैं हमारे पास, नेचुरली लाइव गाना कुछ ना कुछ एक वो चलता रहता है। अच्छा, ये जो रियलिटी काइंड ऑफ शोज हैं, जैसे कि आपने अपना इस प्रोग्राम का भी प्रोजेक्ट का जिक्र किया जिसमें आपने गाया भी है, इनकी तादाद में भी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि इजाफा हुआ है। पहले भी वी जस्ट हैड 1-2 ब्रांड जो कि ये करे थे। But isn't it amazing? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि इस पे क्या फीडबैक आप समझते हैं, आप क्या सोचते हैं? मुझे ये लगता है कि हमारा म्यूजिक के लिए तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल जीरो हो चुका था पाकिस्तान में, और आप देखिए कि हमारे सिंगर्स बाहर जाके काम करते थे और वहीं से पैसे कमाना और वहीं से नाम बना के और उन्हीं के कॉम्पोजिशंस पे गाना। हमारा एक तो ड्रामों के OST ने बहुत हेल्प किया, मैं आपको बताऊं कि हमारे OST बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो बनाते हैं और अच्छे सिंगर्स को यूटिलाइज करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म्स जो 1-2 थे, उसके अलावा 3-4 और आ गए। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, एक जरूरी है मार्केट में और मजीद आना चाहिए। अब चूंकि एपिसोड आने वाला है, हमने टीजर्स देख लिया, हमने पूरा एपिसोड देख लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए क्या आप बताने वाले? मुझे कहते हैं ना, एक क्रक्स होगा इस एपिसोड का कि आप ये देखेंगे तो फिर बस आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ये तो आई कांट प्रेडिक्ट, बट आई वुड जस्ट से कि देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। हर एक के लिए उसमें कुछ ना कुछ है। अगर आप कोई सीरियस बात किसी की सुनना चाह रहे हैं तो उस टॉपिक पे भी डिस्कशन की। अगर आप उनको मस्ती खेलते हुए देखना चाह रहे हैं वो भी है। अगर आप उनको किचन में देखना चाह रहे हैं तो वो भी सेगमेंट है। अगर कुछ खाते हुए कुछ खाते हुए देखना चाह रहे हैं वो भी है। और अगर जनरल नॉलेज अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, एक हमारा एक सेगमेंट है विच इज आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर का एक सेगमेंट है। उसमें कभी कभी मुझे भी स्टडी करनी पड़ती है, भाई इस सवाल का जवाब क्या था मुझे तो इसलिए वो सेलिब्रिटीज को थोड़ा सा वो असल उसका मकसद ये है, इट्स नॉट दैट टू पुट देम इन अ फिक्स। इट्स मुझे ये लगा कि हमारे यहाँ पे शोज में हम बेहंगम चीजें तो बहुत करते हैं लेकिन नॉलेज की बात कम होती है। जैसे आपके शो में तारड़ साहब आते हैं तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उसको, अकल की बात होती है। इस तरह हमने वहाँ पे नॉलेज, जनरल नॉलेज के एक सेगमेंट रखा हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग। कोई गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रहे हैं आप, कोई बुकेज वगैरह भी दे रहे हैं इन दी एंड, या सिर्फ मुफ्त की परफॉर्मेंसेस आप करवा रहे हैं आर्टिस्ट से? क्योंकि फहद इज नोन फॉर द गिफ्ट्स, यू नो, बाइक्स एंड कार्स। आप ये ना बोलें कि आप मुफ्त में करा रहे हैं, बिकॉज़ एक्सप्रेस जो है वो पैसे तो मुफ्त में कुछ नहीं होता। आते कहा कि इतना बजट आजकल मुफ्त में कुछ नहीं होता। अच्छा, तो इन दी एंड जो लोग कुछ आप कह दें अपने इस स्टार्ट को लेकर और फिर आगे आने वाले एपिसोड ये जरूर कहना चाहूंगा, आपने याद दिला दिया मुझे कि मेरे साथ मैं एक टर्की का ट्रिप कर रहा हूँ और मैं अपने साथ कुछ लोग लेके जा रहा हूँ। तो हमारे जो विनर्स हैं वो इस शो को जो देखेंगे तो उनको मौका मिलेगा टर्की का फ्री टिकट भी और मेरे साथ ट्रैवल करने का। सो दैट इज, अगर लोग देखते हैं, मैसेज करते हैं, फीडबैक देते हैं तो हम लोग चूज करेंगे, कुरानंदाजी होगी और कुछ चंद लोग चुनेंगे जो मेरे साथ टर्की ट्रैवल करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट की सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये थी कि अगर आप एहसन खान के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी टर्की, सो आप इस शो को जो कह ले टाइम आउट रेगुलरली देखना है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। और फिर हम दोबारा आपको बुलाएंगे जब भी हमें कुछ ऐसी ही कुछ एपिसोड देखने को। आप दोनों भी जा सकते हैं टर्की, कुरानंदाजी करनी पड़ेगी। चले हम हिस्सा लेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी। हम व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और क्या पता फिर हम डन हो गया। डन। चले जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू। एहसन खान हमारे साथ मौजूद थे टाइम आउट को लेकर। हमारा टाइम भी इस सेगमेंट से फिर वक्त आउट है और वापस आते हैं हम कुछ और आपके लिए लेकर। टिल देन कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। चांदनी कारगर नहीं होती, तीरगी मुख्तसर नहीं होती, उनकी जुल्फ़ें अगर बिखर जाएं एहतरामन सहर नहीं होती। इन अशार के खालिक और उर्दू ज़बान के कादिरुल कलाम शायर मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मोहसिन नकवी साहब की आज 25वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहसिन नकवी के हवाले से आपको बताएंगे 5 मई 1947 को पैदा हुए। उनका मुकम्मल नाम सैयद गुलाम अब्बास नकवी था। शेर कहने के लिए मोहसिन का तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करते थे, लिहाजा बहसियत शायर मोहसिन नकवी के नाम से मशहूर हुए। मोहसिन नकवी ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से उर्दू में MA किया और कमोबेश इसी ज़माने में उनकी शायरी का भी आगाज़ हुआ।
मोहसिन नकवी ने अपनी पहली गज़ल मैट्रिक के दौरान कही। उनके शेरी मजमुआत में बंदे क़ुबा, रिदाए ख्वाब, बरगे सहरा, मौजे इदराक, रेज़ाए हर्फ, अज़ाब दीद, तलुए अश्क, रख्त शब, फिराते फ़िक्र, ख़ैमा जां और मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी शामिल हैं। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी के कारकुन भी रहे। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए एक नज़्म या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर लिखी। 1944 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और 1996 की शाम इस नामवर शायर मोहसिन नकवी को नामालूम दहशतगर्दों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाकर हमेशा के लिए हमसे जुदा कर दिया। कौन दुश्मन तेरी तरह का था और हम किससे दोस्ती करते, और बिजलियां इस तरफ नहीं आई वरना हम घर में रोशनी करते, हुस्न उसका न खुल सका मोहसिन, थक गए लोग शायरी करते। मोहसिन नकवी को हम बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत बड़े शायर थे और जो जदीद गज़ल है उसके कहने वालों में बहुत बड़ा नाम थे। आज अगर हम में होते तो यकीनी तौर पे बहुत सा और कलाम उनका हम में मौजूद होता। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को खुदा गरीक रहमत करे। आज हम उनको याद कर रहे थे। बिल्कुल, और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे पास एक सेगमेंट है देसी फूड, जिसमें आज फरियाल राना हमें शुतुरमुर्ग की सब्जी खिलाने वाली है। सो देखते हैं देसी फूड। देखिए जी। सब्जी की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले आती है मटन, चिकन या बीफ सब्जी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत स्पेशल सब्जी खिलाने जा रही हूँ और वो है ऑस्ट्रिच की सब्जी। सब्जी वैसे तो कोयलों पे बनाई जाती है, लेकिन इनकी खास बात तो ये है कि यह सब्जी तंदूर में बनाते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन में तंदूरी सब्जी पर। ये ऑस्ट्रिच सब्जी तैयार कैसे करते हैं और इसके मसाला जात है क्या, चले आए चलकर देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शेफ नूर मोहम्मद साहब। आप मुझे बताएं आप कौन सी सब्जी बना रहे हैं अभी सबसे पहले ऑस्ट्रिच, उसके बाद बाकी चलेंगे ले। चलें। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन बना लें। अच्छा मुझे बताएं ऑस्ट्रिच को और दूसरे मीट को मैरिनेट करके कितनी देर तक रखना? ऑस्ट्रिच होता है हार्ड, ऑस्ट्रिच को कम से कम 3 घंटे रखना पड़ता है ताकि जज्ब हो जाए मसाला उसके अंदर। बाकी मीट है वो इतना हार्ड नहीं होता जितना ऑस्ट्रिच हार्ड होता है। उसके बाद इसको फैल लगा के तंदूर में लगाया जाएगा। तंदूर के अंदर कम से कम 3 घंटे लगेगा पकने के लिए। अब ये रेडी है तैयार करने के लिए, कुक करेंगे अंदर तंदूर के अंदर लगाते हैं। चलें आज चलते हैं। जब तक सब्जी तैयार होती है चलकर ऑनर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर इमरान हुसैन साहब। आप मुझे बताएं कि आपको तंदूरी सब्जी बनाने का ख्याल कैसे आया? मेरा ताल्लुक ना बेसिकली लिया से है, तो ये वहाँ की एक मशहूर डिश है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मेरे माइंड में आया कि अगर ये वहाँ के लोग इतना इसको पसंद करते हैं तो क्यों ना इस डिश को मैं ऐसी जगह पर इंट्रोड्यूस करूँ जहाँ पे इसकी मार्केट ज़्यादा है, जहाँ पे इसके खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। वो जो सेम कॉन्सेप्ट जो है, वो जो टेस्ट जो हम लोग इसको ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं, उसको एज इट इज़ मैं वहाँ से लेके यहाँ पे मैंने इसको इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। अच्छा मुझे बताएं ऑस्ट्रिच की सब्जी का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, आपको ये ख्याल कैसे आया? एक्चुअली इस तरह है कि लाहौर में डिफरेंट मीट्स की सब्जियाँ लोग दे रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए जो यूनिक हो, जो थोड़ा हट के हो और हेल्दी भी हो। इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं ऑस्ट्रिच को इंट्रोड्यूस कराया मैंने। मीट तो हर जगह अवेलेबल है, तो आप मुझे बताएं कि जो ऑस्ट्रिच है आसानी से मिल जाता है ये? हाँ जी, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। अब इसकी फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। सब्जी तो हर जगह बिक रही है, मगर आपकी स्पेशलिटी क्या है? हमारी जो स्पेशल जो सब्जी है वो तो ऑस्ट्रिच सब्जी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो मटन रान है, वी कैन बेट कि हमारी जैसे मटन रान सब्जी कोई भी नहीं दे रहा, पूरे लाहौर में कोई नहीं दे रहा। अच्छा मुझे ये बताएं जनूबी पंजाब से आप रेसिपी लेके आए हैं, तो शेफ़ भी वहाँ से लेके आए थे? हमारा जो शेफ़ है ये 3rd जनरेशन शेफ़ है। ये इनके पहले दादा, फिर इनके वालिद, अब ये खुद ये अरसा से ये वहाँ पे सब्जी का काम कर रहे हैं। तो अब सेम टेस्ट सेम रेसिपी के साथ ये हमारे साथ मतलब मुंसलिक हैं। आखिर में आज मुझे ये बताएं कि सब्जी सर्दियों में ज़्यादा क्यों खाई जाती है? एक्चुअली सर्दियों में ना जितने भी मीट लवर हैं ये मीट ज़्यादा पसंद करते हैं।
लाइक बारबेक्यू है या बाकी जो सब्जी होगी और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सर्दियों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू समर, गर्मियों में। तो इसलिए सर्दियों में इसकी जो यूजेज है वो ज़रा बढ़ जाता है। नाजरीन, यहाँ पर जो सीटिंग है बहुत कैजुअल सी बनी हुई है, गाँव तकिए रखे हुए हैं जैसे बलूचिस्तान और कश्मीर में सीटिंग होती है बैठने की, जहाँ पर फैमिली सुकून से अपना जो खाना है वो इंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ एक फीमेल कस्टमर मौजूद है। आप मुझे बताएं आप कहाँ से हैं? लाहौर से। अच्छा, तो आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने जी ऑस्ट्रिच और चिकन और फिश। अच्छा ठीक है, तो क्या डिफरेंस लगता है ऑस्ट्रिच में खाने में, टेस्ट में? ऑस्ट्रिच का बड़ा अच्छा जायका है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने यहीं से खाना शुरू किया, तो इसका बीफ की तरह का जायका, बट इट्स मोर थोड़ा सा इसका जो एक टेंडर भी है और जो टैंगी सी फील इसकी जो टेस्ट होता है वो बहुत फ़र्क है, मतलब वो एक फ़र्क है जो बीफ से इसका फ़र्क आता है। मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बेसिकली हूँ इस्लामाबाद का, पर मैं लाहौर में अपना बिजनेस करता हूँ। तो आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने रेगुलरली जो हम यहाँ आते हैं तो मैं ऑस्ट्रिच के लिए आता हूँ बेसिकली, क्योंकि ऑस्ट्रिच में मेरा बहुत पहले से रिसर्च मैंने की हुई है। ऑस्ट्रिच जो है वो बेहतरीन चीज़ है और ख़ास तौर पे जो शुगर या ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं या जिनको है थोड़ा या ज़्यादा, उनके लिए ये बेहतरीन यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि इसका मीट जो है वो उसमें ऑलमोस्ट आप यू कैन से इट इज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री। अच्छा मुझे बताएं आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से आई हूँ, कैंटेरिया से। अच्छा ठीक है, तो अभी क्या ऑर्डर किया था? अभी मैंने तंदूरी सब्जी ऑर्डर की थी चिकन में। अच्छा, जो तंदूर में सब्जी बनी होती है और जो कोयलों में बनी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसका टेस्ट डिफरेंट आता है, इससे ही पता चलता है कि मतलब वो देगी जो है इस तरह से। अच्छा, जो सब्जी है वो आप सर्दियों में ज़्यादा खाती हैं या गर्मियों में? सर्दियों में ज़्यादा खाती हूँ। क्यों? क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है और उसके साथ भी इस तरह के जो खाने होते हैं वो खाने में मज़ा आता है। अच्छा मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं और आपने क्या ऑर्डर किया था? जी मैं लाहौर से हूँ, चुंगी से, और मैंने चिकन सब्जी ऑर्डर की थी और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। पहले भी आ चुका हूँ और दोबारा दूसरी दफ़ा आया हूँ। यहाँ की ऐसी कौन सी खास बात है जो आप बार बार सब्जी खाने आते हैं? यहाँ की स्पेशल बात ये है कि क्योंकि ये तंदूर में बनती है और अगर हमने स्पाइसी खानी तो हम इन्हें पहले ऑर्डर दे देते हैं स्पाइसी खाने के लिए। वैसे अदरवाइज नॉर्मल काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इनका। मेरे लिए ऑस्ट्रिच तंदूरी सब्जी आ चुकी है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ऑस्ट्रिच की सब्जी बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। रहता है जिसमें आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ और सिफारती मामलात से मुतालिक उमूमी तौर पे जो शख्सियात हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। आज हम फ्लैग्स के अंदर जो सेगमेंट आपको दिखाने लगे हैं उसके अंदर एक अमेरिकन सिंगर है टॉर्चे, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और क्या खूबसूरत वो पाकिस्तानी मिली नगमे भी गाते हैं। सो सरा हमायूं लेके जा रही हमें टॉर्चे की जानिब इन फ्लैग्स टुडे। ये कहानी है एक मशहूर सिंगर की जिनका ताल्लुक अमेरिका से है। टिमोथी टॉर्चे एक अमरीकी गुलूकार जो 15 बरस कबल 2005 के हौलनाक ज़लज़ले में इंसानी खिदमत का जज्बा लिए पाकिस्तान आए और ज़लज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन हद तक मदद की। फलाह बहबूद और इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार टॉर्चे ने पाकिस्तान भर में इमदादी काम सर अंजाम दिए। गुलूकारी जिनका जुनून है, आखिर वो एक समाजी कारकुन कैसे बन गए, ये सब जानने आज मैं आई हूँ टिमोथी टॉर्चे से मिलने, ताकि मैं जान सकूं कि उन्होंने पाकिस्तान ही का इंतखाब क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, Sana. Welcome to CDRS. Thank you very much and thank you for having me. मौजूद हूँ टॉर्चे के साथ, who has been a singer but now he turned out to be a humanitarian। अब इनसे ये जानते हैं कि इनका सिंगर से ह्यूमैनिटेरियन बनने का सफ़र कैसा रहा।
Hello and salam alaikum. Walaikum salam, Sana. Nice to meet you. Same here and thank you very much for giving us your time and for inviting us. And सबसे पहले अपने सफ़र के बारे में बताएं। आपने कब शुरू किया और पाकिस्तान कैसे आए? You come to Pakistan. Well, I'm from a little town. मेरा ताल्लुक वॉशिंगटन के इलाके मिडल टाउन से है। मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ और सारी जिंदगी मौसीकारी करता रहा हूँ। शुरू में मेरी डील न्यूयॉर्क के CBGB नाइट क्लब के साथ हुई और मैं न्यूयॉर्क चला गया। हमारा एक बड़ा शो 12 सितंबर के लिए शेड्यूल था। मैं 11 सितंबर की सुबह जब बेदार हुआ तो मैंने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो चुके हैं। इस वाक़े के बाद मुझ में बहुत तब्दीली रूनुमा हुई। मैं अपना गिटार छोड़कर लोगों की मदद करने बाहर चला गया। मैंने उस जगह तकरीबन 1 हफ्ता काम किया। इस वाक़े की वजह से मैं म्यूजिक छोड़कर फलाही कामों की तरफ आ गया। पाकिस्तान में जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं वहाँ मददगार साबित हो सकता हूँ। मैंने यहाँ आकर अफ़वाज पाकिस्तान और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम किया। मैंने उन लोगों के साथ काम किया जो अपनी नौकरियाँ, घर, कारोबार और अपने प्यारों को खो चुके थे। मैंने नौजवानों की एक टीम तश्कील दी जिन्होंने मेरे साथ वहाँ फलाह बहबूद का काम किया। इनमें से कुछ लोग आज भी मेरे साथ हैं। फिर मुझे पाकिस्तान से प्यार हो गया। यहाँ के लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हैं जैसे अमरीकी मीडिया वहाँ दिखाता है। वहाँ का मीडिया पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क दिखाता है, जैसे हर दरख्त के पीछे दहशतगर्द छुपा बैठा है। जब मैं पाकिस्तान आया और मैंने यहाँ के लोग देखे तो मुझे जल्द अंदाजा हो गया था कि मुझ समेत सारे अमरीकियों को पाकिस्तान सिर्फ बुरा ही दिखाया जाता है और ये पाकिस्तानियों के साथ बहुत नाइंसाफी है। खैर, अमरीकी मीडिया मुझे अब ज्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता क्योंकि मैं सब जान गया हूँ। यहाँ के लोग बहुत जबरदस्त और खूबसूरत हैं, इसीलिए अब मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। मुझे अपने सफर के बारे में बताएं। यहाँ आप किस इदारे के साथ काम कर रहे हैं? मैं इससे पहले रज़ाकाराना तौर पर हर जगह काम करता रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट रज़ाकाराना तौर पर किया। फिर ये पहला मुल्क है जहां मैंने अपनी फर्म रजिस्टर्ड करवाई। तब तक मैं अमेरिका में भी रजिस्टर्ड नहीं था। पाकिस्तान भर में अब हमारे 23 यूथ चैप्टर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के जनूबी नौजवानों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नौजवानों को ट्रेनिंग देकर फाल करूं और उनका राब्ता अमरीकी इन्वेस्टर्स से कराऊं। ऐसे पाकिस्तानी अमरीकी इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है, और हमारे नौजवान जिनके पास वक्त है मगर पैसा नहीं है। इसके लिए हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें रहकर हम काम कर रहे हैं। पानी के छोटे मंसूबों से लेकर रमजान में गरीबों की देखभाल और सैलाब ज़दगान की मदद तक सारा काम यही नौजवान करते हैं। And so many of those missions were carried out by our youth. आपने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में काम किया। पाकिस्तान में काम करना आपको कैसा लगा? इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेहमान नवाज और प्यार करने वाले लोग हैं। मैं दुनिया में बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ काम कर चुका हूँ। वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ कोई ये नहीं कहता कि बराए मेहरबानी आप यहाँ रुक जाएं हमेशा के लिए। यहाँ के लोग आपको खाना बहुत खिलाते हैं। पाकिस्तान आने के बाद मेरे वजन में 100 पाउंड का इजाफा हो चुका है। मेरा यहाँ पर तजुर्बा बहुत शानदार है। यहाँ का कल्चर, मौसीकी, पहाड़ सब बहुत दिलकश है। मेरा यहाँ कभी बोरिंग दिन नहीं गुजरा। आप तीसरे चौथे गैर मुल्की हैं जिसने ये बात मुझे की है कि यहाँ एक दिन भी बोर नहीं गुजरा। पाकिस्तान के लोग बहुत पुरजोश हैं। सियासत हो, मेहमान नवाजी हो, प्यार या गुस्सा, पाकिस्तान के लोग हर मामले में गर्मजोश हैं। मौसीकी आपके लिए क्या हैसियत रखती है? आपको मौसीकी से कितना अब मैं मौसीकी को चैरिटी और फलाही कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं पाकिस्तान के बड़े सितारों के साथ भी परफॉर्म करता हूँ जिनमें उमैर जसवाल, सनम मारवी शामिल है। सनम मारवी ने मुझे अपने बैंड में एजाजी हैसियत दे रखी है। मैं मौसीकी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अब इसे सिर्फ फलाही कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आपको पाकिस्तानी खानों में क्या पसंद है? आलू कीमा। मुझे आलू कीमा बहुत पसंद है। मुझे साग और रोटी बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के तमाम खाने बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप पाकिस्तान घूमे हैं? सारा पाकिस्तान। मैं ज़ल्ज़ले के बाद 5 साल आज़ाद कश्मीर में रहा हूँ। मैं सवात में रहा हूँ। मैंने 1 साल इमरान खान फाउंडेशन बन्नू में काम किया है जब वहाँ पर आर्मी का ऑपरेशन चल रहा था। मैंने बन्नू के साथ गौरीवाला में भी काम किया है।
मैं कराची और सिंध में भी काम करता रहा हूँ। मैं अभी उमरकोट से वापस आया हूँ। by the floods, so been all over Pakistan. अब मैं चाहूंगी कि आप पाकिस्तान के नौजवानों को कोई पैगाम दें। Give to the youth of Pakistan. I would say to the young people मैं that नौजवानों को ये कहूँगा कि हार ना माने, साबित कदम रहें। मुश्किल वक्त अल्लाह की तरफ से आजमाइश होता है। बड़े लोग और बड़ी कौमों को अल्लाह बड़े इम्तिहानों में आजमाता है। मुत्तहिद रहें, मुत्तहिद रहने में बरकत है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान को इन ममालिक से कोई खतरा नहीं है। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मुझ समेत हर पाकिस्तानी को आप पर फख्र है। Whatever you are doing for Pakistan. मैं ये सब इंसानों के लिए कर रहा हूँ। हम सब इंसान। Now I would like you to proceed. रिवायती इंटरव्यू यहाँ मुकम्मल हुआ। अब मैं आपकी फैमिली से मिलना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, आपके मशागिल क्या हैं, और फिर आप हमें गाना भी गाकर सुनाएंगे। So let's go for the casual part of it. shall we? Yes, we shall. फौजिया जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फौजिया? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक। जी प्लीज़ चाय। बहुत अच्छा लगा फौजिया आपसे मिलकर। जी थैंक यू सो मच, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। शादी कब हुई आप लोगों की? जुलाई 16 को ही आए, तो उसके बाद भी मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से इनको मिलवाया, अपने पेरेंट्स से मिलवाया, तो फिर अगस्त 16 को हमारी शादी हो गई। Your wife is... आपकी बेगम इस शादी से बहुत खुश लग रही हैं। उन्हें कोई गाना डेडिकेट करें। Sure. Can you play something for us? Absolutely. The happy sound of little feet scurrying across the floor, down the hall and opening up our door, crawling across the sheets, snuggling up to you and me, little angels with those little feet, a little good morning kiss on the cheek. Now they're all grown up and moved away. Oh, how I miss those little feet of yesterday. थैंक यू। बहुत शुक्रिया। क्या आप उर्दू में भी गा सकते हैं? Sing in Urdu? I can sing a little bit in Urdu, थोड़ा थोड़ा। Okay. और वो थोड़ा थोड़ा क्या है? क्या हम सुन सकते हैं? Can we have the privilege to listen to that? Sure, sure. हाँ, क्यों नहीं। ये वो गाना है जिसे पाकिस्तानी अपना दूसरा कौमी तराना समझते हैं। आप लोग भी मेरे साथ गाएं। By Mr. the great Junaid Jamshed, God rest his soul. ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, my heart Pakistan, my life Pakistan. दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, 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 दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। The whole Pakistan जिंदाबाद।
फैंटास्टिक। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ रैपिड फायर राउंड। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी और उसमें से आपने एक का इंतखाब करना होगा। ओके, फॉर यू फर्स्ट वन, गिटार और वायलिन। Oh, I love guitar. Definitely guitar. ओके, पाकिस्तान और न्यूयॉर्क। पाकिस्तान, डेफिनेटली। ओके, यानी और BTS। I guess Yanni. Yeah, Yani. What could be more than Yani? Okay, for you is biryani or nihari? बिरयानी। Mostly I like Pakistani. If I ask you biryani or nihari? I'm gonna say Nihari. निहारी। वैसे मुझे दोनों पसंद है। Live concert or studio recording? Live concert. Mountains or sea? पहाड़ या समंदर? Sea. कश्मीर और इस्लामाबाद? Kashmir. Up in the mountains, आजाद like कश्मीर Kashmir के is like पहाड़ beautiful. बहुत शानदार हैं। Okay, now I will give you one word, and whatever comes in your mind with that one word, you have to speak it. Right? Favorite musical band? Umair Jaswal and his band. Humanity. Humanity. Love. Pakistani people. Zabardast. Imran Khan as leader. Beautiful man. So I wish both of you a very... मैं आप दोनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आने वाली जिंदगी इसी तरह खुशहाल हो, in any time and in any way. And thank you very much for giving your time. Thank you. It's been an honor of my life to be in Pakistan. Now I can't imagine my life without Pakistan. I'm sorry it took an earthquake to get me here. So have a wonderful life. Thank you. Thank you. Inshallah we will. Inshallah. ये थे हमारे साथ जॉर्ज और उनकी लाइफ और उनकी वाइफ, एंड इट्स वंडरफुल नोइंग हिम। और इंशाल्लाह ताला फिर अगले हफ्ते किसी नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और हिना न्याजी बच्चों के हवाले से कुछ बताने वाले हैं। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। फकार साहब, मुझे ये बताएं कि सेंसिटिव बच्चों की क्या निशानियां होती हैं, उनकी पर्सनालिटी के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और फिर उनका हल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेंसिटिविटी है या सेंसिटिव है, ये जो लफ्ज़ है ये आपके सबसे, तो जो हाथ देखने वाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि जिसका हाथ देखते हैं वो कहते हैं यार एक तो आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर हर बंदा क्लेम भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ या हाइपर सेंसिटिव हूँ। हम उस तरह की तो खैर बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं साइंटिफिकली, न्यूरोलॉजिकली, कि वो कि कोई बच्चा जो है वो किस तरह के बच्चा, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम उस बच्चे में हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेंसिटिव है। और ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि इस तरह का जो बच्चा होता है उसकी फिर परवरिश जो है वो उसको थोड़ा सा आपको ज्यादा टेंशन चाहिए होती है और थोड़ा सा आपका रवैया भी कुछ और होंगे जो जनरल बच्चों के हवाले से होते हैं। 5 बच्चों में, दुनिया में हर 5 बच्चों के अंदर एक बच्चा ऐसा होता है जो कि सेंसिटिव होता है। और ऑर्किड कहते हैं इनको बेसिकली वो जो फूल होता है, और डेंड्रोलाइन कहते हैं वो जो दूसरे 4 बच्चे होते हैं। ठीक है, वो डेंड्रोलाइन बच्चे जो होते हैं वो तो बस ठीक है, वो हर जगह एनवायरनमेंट में फिट हो जाते हैं, यू नो। अब एक इस तरह के सेंसिटिव बच्चे को कोई चीज आपको बतानी है तो वो कुछ हाथ बांध के बतानी होगी कि भाई तू किस तरीके से ना, यानी कि देखिए वो सिर्फ ये नहीं कि साइकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं बल्कि उनके सेंसरी ऑर्गन्स के हवाले से भी हम देखें तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मसलन ऑडिटरी के हवाले से देखें तो कोई चीज गिरे तो अगर वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, जिसको स्टार्टल कहते हैं ना, जिसको वो एकदम डर जाते हैं और बहुत ज्यादा जो रिस्पॉन्स होते हैं, तो उस हवाले से नॉइज को बिल्कुल ये पसंद नहीं करते, जो शोर शराबा होता है, क्योंकि जैसे ही वो शोर होगा तो उसमें बहुत ज्यादा वो इरिटेट फील करेंगे। दूसरा ये है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो अकेले खेलने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लोनर्स होते हैं बेसिकली। और फिर एक और ये है कि स्ट्रेंजर्स को वो कोई ज्यादा पसंद नहीं करते, यानी अजनबी, और उनके साथ कोई ज्यादा सोशल होना, इस तरह के बच्चे, यानी आपको नॉर्मली पेरेंट्स जो है उनकी, और फिर पेरेंट्स जो है क्योंकि उन बच्चों को समझते नहीं है तो उनको वो फील करते हैं कि उनकी बड़ी कोई बेइज्जती होगी, कि उनके रिश्तेदार आए हैं और वो बच्चे ने बच्चा खेल ही नहीं रहा रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, या उन रिश्तेदारों को उन्होंने उस तरह सलाम नहीं किया। अब ये उस बच्चे की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको प्रॉब्लम कहना चाहिए जो भी है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है, एटीट्यूड है या उसकी अपने पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर इस तरह जब हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो वो उस बच्चे जो है वो कोई खास फैब्रिक जो है वो उसको चुभना शुरू हो जाएगा, तो वो मतलब उसमें इरिटेट करेगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह वो इस तरह के बच्चे जो हैं सूंघने की हिस्सों में बड़ी जबरदस्त होती है, और वो चाहे वो नागवार बू हो या खुशबू हो, इसके हवाले से वो बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
फिर आप इनकी एक खास चीज होती है कि ये बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनको अगर आप ड्राइंग दे दें, इनको आप कोई भी काम करने को दे दें, तो ये बहुत परफेक्शनिस्ट होता है। उसकी वजह यह है कि शायद ये ज्यादा इंट्रोवर्ट भी होते हैं, थोड़ा सा ये जिस तरह मैंने कहा ना कि तन्हाई पसंद होते हैं। तो इस हवाले से अगर आप जो भी इनको काम देंगी तो वो ये बहुत परफेक्शनिस्ट होंगे। मसलन अगर आप इनको कलर करने को देंगी, ठीक है, तो अगर छोटे बच्चों को तो वो उससे बाहर नहीं जाएगा, लाइन से बाहर नहीं जाएगा, वो बहुत उस तरीके से करेंगे। लेकिन वो दूसरे बच्चा जो है हो सकता है कि वो कर दे, उसको कोई परवाह नहीं होगी। तो ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं, सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसके बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं। और क्योंकि बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं तो इसकी वजह से इन बच्चों और बाकी यानी 4 और 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि बाकी बच्चों और इन बच्चों में ये फर्क होता है कि ये सवाल जो है ये इतने ज्यादा करते हैं कि वो आप पे कर देते हैं और ये हर जगह पे इनके कहीं ना कहीं कोई सवाल फंसा होता है। क्यूरियोसिटी जो है वो तजस्सुस इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब एक डीप क्यूरियोसिटी होती है। और मतलब जिसको कहते हैं ना कि थ्योरेटिकल थिंकिंग, यानी एक थ्योरेटिकल थिंकिंग होती है। किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई नजरिया बना रहे होते हैं या कोई ना कोई वो चीज कर रहे होते हैं। और फिर इनका स्लीप पैटर्न का प्रॉब्लम होता है कि हो सकता है कि पूरी पूरी रात जो है वो ना सो सकें, और पूरी पूरी रात ना सोने की वजह एंजाइटी भी हो सकती है। जो एक खास छोटे बच्चों में भी एंजाइटी और ये डिप्रेशन टाइप की चीजें होती हैं। देखिए ना, जिस तरह हम एक पेनफुल की सी एक वेव होती है जिसकी वजह से हम करवट बदलते हैं। हम करवट क्यों बदलते हैं? हमेशा एक वेव सी होती है ना, एक वेव हम कंफर्टेबल नहीं होते तो हम करवट बदल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो वेव्स बहुत ज्यादा हों तो डेफिनेटली हमें नींद का भी प्रॉब्लम होगा, तो वो बच्चों में भी हो सकता है। तो क्योंकि ये सेंसिटिव बच्चे होते हैं तो इसकी वजह से इनका ये प्रॉब्लम होता है। साहब, ये इमोशनली कैसे होते हैं ये बच्चे? इमोशनली भी वीक नहीं होते बहुत ज्यादा सेंसिटिव? जी, अगर आप उसको लफ्ज वीक भी कह सकते हैं हम, लेकिन जनरली इस तरह के बच्चों के हवाले से ये कहा जा सकता है ना कि मतलब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमें वीक लगेंगे। क्योंकि जब सोसाइटी हम लोग उनको वीक लेबल करेंगे क्योंकि इस तरह के बच्चे जो हैं इनके अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज ये होती है कि ये बहुत अच्छे एम्पैथेटिक हो सकते हैं। एम्पैथी इनके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है। तो जितना आपको पता है कि एक खास किस्म की जिस तरह की सोसाइटी होती है उसमें कुछ एम्पैथेटिक रवैये कोई पसंद नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर अगर ये बच्चा मेल है तो मर्दों के वाले से एम्पैथेटिक रवैये को ज्यादा पसंद नहीं किए जाते। बगार साहब, जल्दी से बता दें कि ऐसे बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाए, पेरेंट्स का क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो मेरा तो ख्याल है कि इसमें एक जो लफ्ज है वो की वर्ड है, वो है रिस्पेक्ट का, कि आपने एहतराम करना है इस तरह के बच्चे का। इस तरह के बच्चा जो है वो स्कूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, जो सराउंडिंग में, क्योंकि मैंने बताया कि वो इज्तिमा में या ज्यादा उसमें नहीं रहना चाहता, तो उसकी वजह से वो बच्चा वहां पे प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है स्कूल में। तो आपको हर तरह, एक चीज को हम कहते हैं ना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, गो के एक नेगेटिव टर्म है कि जिसमें पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल ही हर वक्त ऊपर होते हैं और देख रहे होते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन इस तरह के बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग किसी हद तक मतलब उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि आप हर वक्त उसको देखें। दूसरा ये है कि ये बच्चा जो सवाल करे उस सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इस तरह के बच्चे के आसपास सिबलिंग्स जो हैं उनके पे देखना, और कोई बच्चा यानी उसको मार कुटाई उसमें ना हो, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। और इस तरह के बच्चे के हवाले से सबसे, अब हम अपने माशरती रवैयों की बात करें तो इस तरह के बच्चे के हवाले से जो उनके वालिदैन हैं उनकी सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो इसके अंदर एक खूबसूरती देखें कि दुनिया में जो बहुत बड़े लोग गुजरे हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से सेंसिटिव थे, हाईली इमेजिनेटिव थे। अब हो सकता है कि उनके किसी बच्चा जो है वो आइंस्टाइन या कोई कार्ल सैगन बनने जा रहा हो, तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि नहीं ये बच्चा जो है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत ज्यादा खेले, जब हमारे रिश्तेदार आए तो उनकी बहुत सारी बातें करे, घुल मिल के बैठे, इससे हमारी ईगो को तस्कीन होगी, तो ये गलत बात है। इस तरह के बच्चे के लिए शदीद एहतराम की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, और इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। पेरेंट्स की जो है वो बहुत ज्यादा कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ इन लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम एक बार फिर कुछ हेल्थ की बात कर लेते हैं। और हेल्थ में अगर हम WHO की बात करें तो उसके मुताबिक हर साल
70,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि कैंसर के शिकार हो जाते हैं। और इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे तो कैंसर के मरीजों की तादाद इतनी बड़ी है, और उसके साथ अगर सहूलियात की बात करें तो वो बिल्कुल न होने के बराबर है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पहला कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में 1994 में बनाया गया, जिसकी मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने के पेश नज़र पेशावर में फिर दूसरा कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि 29 सितंबर 2015 को पाया तकमील तक पहुंचा। और अब तीसरा कैंसर हॉस्पिटल कराची में बनाया जा रहा है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से हम बात करें, जो 75% से ज़ायद केसेस के जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज करते हैं। और कराची में तामीर होने वाले शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की बात की जाए तो वो भी मरीजों को मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। बिल्कुल, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सिर्फ सिंध की आबादी नहीं होगी जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, सिर्फ कराची की आबादी नहीं होगी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पसमानदगी के लिहाज से अनफॉर्चुनेटली भी उसका नंबर ऑन टॉप है इन पाकिस्तान, उसके मरीजों की भी बड़ी तादाद यहाँ पे आ सकेगी। और यहाँ पे आई बिलीव कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल कराची है ये बहुत बड़ा बोझ बर्दाश्त करने जा रहा है। कैंसर के पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा कॉज भी है, बहुत बड़ा मिशन भी है। इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन करें स्टूडियो CEO शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम यूसुफ, पहले भी हमारे शो में तशरीफ ला चुके हैं, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मौजू के ऊपर। डॉक्टर साहब, वंस अगेन वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो कैंसर की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द सिचुएशन? हम कोई बड़ी शख्सियत अगर इस मरज़ में मुब्तला तो हमें पता चलता है, लेकिन अमूमी तौर पे इस मरज़ के हवाले से स्टैट्स कम ही आते हैं सामने। तो आप चूंकि डेली बेसिस पे देख रहे हैं, सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में कैंसर को लेकर? आपने जैसे शुरू में कहा जी, शुक्रिया। 1,70,000 के करीब नए मरीज़ हर साल डायग्नोज होते हैं, और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो उनका अक्सर मुकम्मल इलाज मुमकिन फिर नहीं होता। सही। हमारे यहाँ लाहौर में और पेशावर में जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं वो ऑब्वियसली हम सारे कैंसर के पेशेंट्स का तो इलाज नहीं कर पाते वहाँ पे, और इसीलिए हमने सोचा कि तीसरा हॉस्पिटल अब हम कराची में बनाएं। इंशाल्लाह ये कराची का जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज में। लाहौर का हॉस्पिटल 5 लाख स्क्वायर फुट पे तामीर किया गया है और ये 10 लाख। इन टर्म्स ऑफ बेड्स भी बड़ा, इन टर्म्स ऑफ बेड्स भी डबल, इसमें सारी फैसिलिटीज तकरीबन डबल। अपडेट क्या है, कितना इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है या स्टार्ट हुआ है अभी इनिशियल स्टेजेस पे, उस हवाले से बताइए। इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी डिले हुई है कोविड की वजह से, तो हमने फिर सितंबर में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी है इसकी कंस्ट्रक्शन। 4 महीने के करीब हो गए हैं। 2.5 साल का ये कंस्ट्रक्शन का काम है इसका, और फिर कमीशनिंग में 3-4 महीने और लगेंगे। तो इंशाल्लाह 3 साल के अंदर अंदर दिसंबर 2023 से पहले, 2023 से पहले इंशाल्लाह ये खुल जाएगा। कैंसर एक जानिब जानलेवा है, दूसरी जानिब शौकत खानम कैंसर के इलाज के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, और अब एक ब्रांड की सूरत में जब कैंसर के पेशेंट्स का जिक्र आता है तो शौकत खानम का जिक्र आता है। इसमें हम अगर वर्ल्ड वाइड बात करें, आपका हॉस्पिटल कहाँ पे स्टैंड करता है और कौन सी ऐसी जदीद सहूलियात हैं जिसके बारे में आप हमारे देखने वालों को बता सकते हैं जो शौकत खानम में मौजूद है? जी, सो शौकत खानम के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो क्वालिटी और इक्वालिटी हैं। सो क्वालिटी के लिए हमने JCI एक्रेडिटेशन है हमारे पास, जो दोनों हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर के भी और पेशावर का भी। जॉइंट कमीशन एक ऐसा इदारा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हॉस्पिटल्स को जज करता है, तो हमारे दोनों हॉस्पिटल उस पे पास हुए हैं। और इक्वालिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ जब मरीज एक्सेप्ट हो जाएं तो फिर उनको एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट मिलती है, चाहे वो खुद पैसे दे रहे हो अपने इलाज के या कोई और उनके लिए दे रहा हो। और 75% लोग टोटली फ्री इलाज। अच्छा, अभी आपने कराची का जिक्र किया कि ये लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है, अब मुख्तलिफ कैसे होगा? जब हम लाहौर और पेशावर की बात करते हैं तो कराची हॉस्पिटल नो डाउट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये डिफरेंट कैसे है? सो एक तो फैसिलिटीज़ इसमें ज़्यादा होंगी, इसमें 47 आउट पेशेंट एग्जामिनेशन रूम्स होंगे, 69 कीमोथेरेपी बेड्स होंगे, 288 इन पेशेंट बेड्स होंगे, और सारी जो इक्विपमेंट है वो लेटेस्ट होगी। लाहौर में हमारे पास 5 रेडिएशन की ट्रीटमेंट की मशीनें हैं जो बिजली की शुआओं से कैंसर का इलाज किया जाता है। तो कराची में हम 10 मशीनों का इंतज़ाम कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह 3 साल बाद जब ये खुलेगा तो उस वक्त जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी वो हम सारी इसमें इंस्टॉल करेंगे। पेट CT स्कैनर, पेट MRI स्कैनर जो लेटेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, और साइबर नाइफ और गैमा नाइफ एक्सेट्रा जो रेडिएशन की लेटेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होंगी वो सब इसमें मौजूद होंगी। डॉक्टर साहब, एक तो कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैंसर हॉस्पिटल है, हमें याद है पहला हॉस्पिटल ही बनता मुश्किल नज़र आता था और फिर हो गया, फिर दूसरा बन गया। अब एक तो आपने कहा फिर साइज़ का बहुत बड़ा है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अपनी जगह, इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। जी बिल्कुल। तो हाउ वुड यू मैनेज, और इस सिलसिले में क्या रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सो ये तकरीबन 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है,
9 अरब रुपए इसकी तामीर में इस्तेमाल होंगे और 4 अरब रुपए की इसमें इक्विपमेंट इनिशियली लगेगी जब ये खुलेगा। इनिशियली 13 बिलियन अप टू कमीशनिंग। ठीक, सो इसकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, रनिंग एक्सपेंसेस भी वो भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे, पर अभी फ़िलहाल तो हमने ये 13 अरब रुपए भी रेज़ करने हैं। लेकिन हमने कंसिस्टेंटली देखा है पिछले 30 साल से कि लोग बढ़ चढ़ के हर साल पिछले साल से ज़्यादा हमें पैसे देते हैं, ज़कात भी, अतियात भी, क्योंकि उनको पता है, उनको नज़र आता है कि पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, मुस्तहक मरीज़ों पे इस्तेमाल होता है, और ज़्यादातर मरीज़ जो हैं 75% से ज़्यादा वो टोटली फ्री इलाज किया जाता है उनका। तो लाहौर भी पब्लिक ने ही सपोर्ट किया, उसी के सपोर्ट से बना, पेशावर भी उसी तरह, तो इंशाल्लाह कराची भी। अच्छा, कराची के हवाले से भी हमने भी मेंशन किया, आप भी मेंशन कर रहे थे कि सिंध और बलूचिस्तान, सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान की आवाम को भी केटर करेगा, बिकॉज उधर वहाँ पे डबल साइज है, फैसिलिटीज भी हैं, तो उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, सो कराची खुद इतना बड़ा शहर है, लेकिन कराची के अलावा इंशाल्लाह ये पूरे सिंध को टारगेट करेंगे, ट्रीट करेंगे उनके पेशेंट्स को, और जनूबी बलूचिस्तान जो बहुत ज़्यादा फासला नहीं है बाय रोड, वो भी इंशाल्लाह मरीज़ इधर आ सकेंगे। और खान साहब ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि कराची के बाद इंशाल्लाह चौथा जो हॉस्पिटल बनेगा वो कोयटा में होगा। तो जब तक वो नहीं होता तो मैं रियली अप्रिशिएट। एक तो चूंकि आपने जिक्र किया, क्योंकि मेरा बड़ा कंसर्न है फाइनेंसेस को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बने फिर चलें भी। एक आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान से बाहर रहता है, बहुत बड़े लोग आपको यकीनी तौर पर बाहर भी देख रहे होंगे बड़ी तादाद में, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शौकत खानम के लिए? अगर एक निचली सतह पे एक ईंट की हद तक भी अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे, क्या कर सकता है या बड़ी अमाउंट ही दे सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ये करोड़ों और अरबों वाली बात नहीं है, ये 5-10 रुपए से ही इंशाल्लाह बनेगा अस्पताल। आप, हमारा प्रोजेक्ट है सपोर्ट अ ब्रिक, जो आप 100 रुपए दे के तो एक ईंट अपने नाम की लगवा सकते हैं अस्पताल में। आप हर रोज लगवाएं, हफ्ते में एक दफ़ा लगवाएं। ठीक है, 777 पे। सो हमारी ये सारी डिटेल्स हैं हमारी वेबसाइट पे भी, लेकिन आप 0800 11 पे फ़ोन करें तो वो भी सारी बता देंगे। आपके घर से भी पैसे कलेक्ट करने हम आ सकते हैं अगर आपने डोनेट करना हो। 777 पे एक SMS भेजें तो 20 रुपए आप दे सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा अगर आप देना चाहें तो आप कमरा स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप बिल्डिंग का एक विंग स्पॉन्सर कर सकते हैं, इक्विपमेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक पेशेंट का इलाज आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं इसके लिए। शौकत खानम का बतौर इंस्टीट्यूशन रिसर्च के अंदर भी अब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया हुआ है। पिछले कुछ अर्से में हमने देखा कि आपने अपना फोकस उस जाने भी किया है। अब चूँकि नए वायरसेस जैसे कोविड की भी सिचुएशन है और एक्सपेक्ट हम करें कि शायद नई स्ट्रेन्स भी आ सकती हैं, नई चीज़ें, इसमें रिसर्च वर्क को लेकर कराची का जो आपका आने वाला हॉस्पिटल है और लाहौर का मौजूदा, क्या रोल प्ले करे और क्या रोल कराची प्ले कर सकता है आने वाले वक्त में? सो रिसर्च तो हमारा एक मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा भी है कि हम रिसर्च करेंगे इनटू द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, यानी कि जो वजूहात हैं कैंसर की और उसके इलाज के बारे में, और वो हम लाहौर और पेशावर में कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। ठीक है, और 2020 में डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कोरोना और कैंसर दोनों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, हमने 2020 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिसर्च में, जो कैंसर के रिसर्च में पब्लिकेशंस हैं, वो शौकत खानम से ही आई हैं। तो इंशाल्लाह ये ट्रेडिशन हम कराची में भी जारी रखेंगे, और कराची तो इतना बड़ा वेल डेवलप्ड शहर है और वहाँ रिसर्च ऑलरेडी बहुत सारी और जगहों पे भी होती है, तो इंशाल्लाह हम कोलैबोरेट करेंगे और इंशाल्लाह ये आगे सर हमारे प्लेटफॉर्म से वो तमाम लोग जो देख रहे हैं और कराची जो हॉस्पिटल इन प्रोसेस है कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कोई मैसेज आप हमारे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से देना चाहें? थैंक यू जी। हम यही मैसेज देना चाहते हैं जी कि आप ही की सपोर्ट की वजह से लाहौर का हॉस्पिटल बना था और फिर ग्रो किया, फ्लरिश किया। उसी तरह फिर 5 साल पहले पेशावर का हॉस्पिटल बना इसी सपोर्ट से। तो अब इंशाल्लाह आप ही की सपोर्ट को हम देखते हैं कि उसकी वजह से इंशाल्लाह कराची का भी हॉस्पिटल और फिर कोयटा का बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मरीज़ों का शौकत खानम के अम्ब्रेला में कैंसर का इलाज कर सकें। ठीक है, और हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि जिस किस्म की ट्रेडिशंस लाहौर ने सेट की हैं वो पेशावर में फॉलो हो रही हैं और कराची में फॉलो होंगी, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा नाजुक काम है सेहत का। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ के पाकिस्तान में रहते भी नहीं है, बाहर चले जाते हैं। इसको हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बरकरार रहे, क्वालिटी स्टैंडर्ड? सो ये एक कांस्टेंट एफर्ट है क्वालिटी को प्रोवाइड करना और उसको मेंटेन करना, लेकिन अगेन कराची हमारे ख्याल से रिलेटिवली आसान होगा हमारे लिए। कराची में एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल वर्कफोर्स है, वर्क एथिक बहुत अच्छी है कराची के लोगों की, तो हमारा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला होगा। एंड जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पाकिस्तान में आके शौकत खानम में, तो इंशाल्लाह वी बिलीव कि ये प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू डॉक्टर आसिम यूसुफ फॉर बीइंग विद अस, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रोजेक्ट। जिस तरह के आपने बताया भी हमें, डॉक्टर आसिम का ये कहना था कि आप लाजमी नहीं है कि
इसमें आप बहुत बड़ा कुछ डोनेशन करें शौकत खानम के लिए, आप एक ईंट को स्पॉन्सर करें, इससे शुरू करें जितना आप कर सकते हैं, और 20 रुपए की हद तक भी आप कर सकते हैं मैसेजेस करके। जितने भी आप अपनी तौर पे एफर्ट कर सकते हैं, आप इस अपने कॉज में अपना हिस्सा डालें। जिस तरह से लाहौर और पेशावर की हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशन जो है वैसे भी फिलांथ्रोपी में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है, तो अगर आप भी शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में अपने कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है, इनकी हेल्पलाइन है, वहाँ पे कॉल करें और इस हवाले और इस दुआ के साथ कि आपका कोई भी प्यारा इस मरज़ में मुब्तला ना हो, उनका ख्याल करते हुए जिनके प्यारे मुब्तला हो जाते हैं और उनके लिए कोई रिसोर्स नहीं होता, ऐसे हॉस्पिटल्स अगर उनके लिए रिसोर्स बनते हैं तो हम और आप इसको ज़रूर इसके साथ खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसी पॉइंट पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जारी रहेगा एक्सप्रेसो। ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, एक नया अंग हमने मॉर्निंग शो के अंदर कवाली का आपके सामने मुतारिफ कराया। हमने सोचा कि हम आज कुछ इस तरह का करें और इसकी एक बुनियादी वजह भी थी। एक तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं खालिद खान साहब का जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आज जो कि बहुत बड़ा दिन है, अजीम सूफ़ी शायर, दानिश्वर, अदीब और कॉलम निगार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के हवाले से आज उनके चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आप 15 जनवरी 1929 को खुशाब में पैदा हुए और वासिफ़ अली वासिफ़ ने अपनी इब्तदाई तालीम घर के करीबी कस्बे से हासिल की और फिर जून 1939 में गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब से मिडिल का इम्तहान पास किया, जिसके बाद मज़ीद तालीम और तरबियत के लिए अपने नाना के पास झंग आ गए और झंग के गवर्नमेंट हाई स्कूल से 1944 में मैट्रिक और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद MA अंग्रेज़ी अदब के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गए। दौरान तालीम आप गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। यही वजह थी कि 1948 में कॉलेज के बेहतरीन हॉकी प्लेयर का एजाज़ और अवार्ड ऑफ द ईयर से भी उनको नवाजा गया। इसके साथ साथ बात की जाए तो सितंबर 1954 में वेस्ट पाकिस्तान पुलिस ट्रेनिंग का एजाज़ी सर्टिफिकेट भी हासिल किया। और यही नहीं बल्कि आपने ज़माना तालिब इल्म में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर निगरानी अमृतसर में मुस्लिम लीग के लिए भी काम किया और इसके बाद तालीम मुकम्मल की और सिविल सर्विसेज का भी इम्तहान पास किया, मगर सरकारी नौकरी को ज्वाइन करने की बजाय आपने दरस व तदरीस का आगाज़ कर दिया। बिल्कुल, और लाहौर इंग्लिश कॉलेज के नाम से अपना एक इदारा बनाया। लाहौर इंग्लिश कॉलेज की हम अगर बात करें तो यहाँ दरस व तदरीस का एक मरकज़ बनाने के साथ ही हफ्तावार अदबी नशिस्तों में शिरकत करने लगे, जहाँ उर्दू और पंजाबी के मारूफ शोराए कराम भी शामिल होते थे। आपको तसव्वुफ़ से ज़माने तालिब इल्मी में ही खासा लगाव था और यही वजह थी कि आपने दरस व तदरीस के साथ शायरी भी लिखना शुरू की। वासिफ़ साहब की लिखी नातिया शायरी मुनफरिद असलूब की हामिल थी, वहीं आपकी गुफ्तगू दिलों पर ऐसा असर करती थी कि शुरका को महसूर कर देती थी। आपने इसी दौरान तसव्वुफ़ पर लेक्चर देने के साथ साथ अखबारात में भी कॉलम लिखने का आगाज़ किया। इन्हीं दिनों आपने तसव्वुफ़ के मौजू पर मुकालमे लिखना शुरू किया। और अशफाक अहमद हनीफ रामे से आपकी ज़हनी अमांगी बदौलत ऐसी थी कि हम जब भी पढ़ते हैं, अब भी जब उनको देखते हैं तो तसव्वुफ़ की एक नई सिन्फ हमारे सामने आती है। इन्होंने बेसिकली एक जदीद तसव्वुफ़ मुतारिफ़ करवाया और इनका कहना था कि तजदीद से अलग नहीं है वो इल्म जैसे हम तसव्वुफ़ कहते हैं। इस पर हम इन डिटेल जितनी भी बात करें कम है। बहुत बड़ी शख्सियत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को ज़रूर पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदलेगी इससे। और अब एक बार फिर चूँकि हमने अल्लाह से आगाज़ किया था, ज़िक्र वासिफ़ भी था, तो कवाली ज़रूरी थी। खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उभरते हुए गुलकार हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है और आज चूँकि हमारे साथ मौजूद। खालिद साहब, कैसा लग रहा है आपको एक्सप्रेसो में आके? बड़ा अच्छा, पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और अभी जो है कुछ चीज़ें जो है अभी अल्लाह आपको हमने ठीक है। इससे पहले कि आप अपने अगले जो भी कलाम आप हमें सुनाने जा रहे हैं उसका आगाज़ करें, हम नाजरीन से फ्रॉम दिस डेस्क साइन आउट करेंगे और खालिद साहब को हम अब फ्लोर दे देंगे ताकि वो हमें कुछ सुनाएं। आपसे हमारी मुलाकात अब मंडे को होगी लाइव शो में और बेस्ट ऑफ देखिएगा वीकेंड्स के ऊपर और प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे खालिद साहब से हम वंस अगेन कुछ और सुनते हैं। सर